डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रजत है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक बॉडी बिल्डर हूँ। सेहत बनाना और अपने जिम को चलाना यही मेरा काम है और ये काम बड़े अच्छे से चल रहा है। लेकिन इसके बाद मेरा शौक भी है, वो है घूमने फिरने का, और इसमें मेरे दोस्त मेरा बहुत साथ देते हैं। मेरे वो दोस्त जो अपना अपना काम ज़रूर करते हैं, लेकिन शाम के वक्त जब मेरे जिम में आते हैं ऐसा महसूस होने लगता है कि बस यही ज़िंदगी है। जिम लगाने के बाद हम घूमने के लिए अपने शहर में निकल जाते हैं, लेकिन सिर्फ शहर घूमना मेरी वो पसंद नहीं है। मुझे पहाड़ अच्छे लगते हैं, मैदानों में मुझे मज़ा नहीं आता। लेकिन जब भी हम छुट्टी करते हैं पहाड़ों में घूमने के लिए जाते हैं। और इस बार तो जून में गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। मैंने अपने दोस्तों को कहा चलो इस बार घूम कर आते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों का यही सवाल हर बार रहता था, जाना है तो कहाँ जाना है, तुम ही बताओ। क्योंकि वो खर्च थोड़ा कम किया करते थे। लेकिन मेरा ये जिम हमारे शहर का सबसे बड़ा जिम था, इसीलिए घूमने फिरने का खर्च मुझे करना पड़ता और मैं इसमें ज़रा भी कंजूसी नहीं किया करता था। गाड़ी मेरे पास थी और मैं अपने दोस्तों को गाड़ी में बिठाता और हम निकल जाते 5-6 दिनों के लिए। इस बार मैंने सोचा था कि हम देहरादून से आगे मसूरी घूमने के लिए जाएंगे। पिछले कुछ समय से मेरी इंस्टा फीड में ऐसी रील्स आती जा रही थी जिसमें देहरादून बहुत अच्छे से दिखाया गया था। फिर उसके आगे मसूरी, पहाड़ों के बीच बना हुआ ये टूरिस्ट प्लेस बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने अपने दोस्तों को मना लिया कि छुट्टियां हैं, हम शुक्रवार को चलेंगे, उसके बाद पूरा का पूरा हफ्ता वहीं पर बिताएंगे। मान गए मेरे दोस्त। मेरे 3 दोस्त सबसे अच्छे हैं, पंकज, देसराज और गजेंद्र, जिसे हम गुड्डू भी कहते हैं। हम चारों इकट्ठे गाड़ी में बैठकर रात के वक्त सफ़र तय करना चाहते थे, क्योंकि रात के वक्त सड़कें बिल्कुल खाली होती हैं और खाली सड़कों में ठंडी ठंडी हवा जब आपके चेहरे पर पड़ती है। मैं तो वो कांच को भी खिड़कियों वाले नीचे ही कर लेता हूँ ताकि हवा आपको छू सके। अंबाला तक जाना काफ़ी आसान रहा, लेकिन उसके बाद मेरे दोस्त तो सो चुके थे और जब वो सो जाते हैं खराटे बहुत ज़्यादा मारते हैं। शायद यही कारण था कि मुझे भी जम्हाइयाँ आने लगी थीं, लेकिन मैं गाड़ी रोकना नहीं चाहता था। मैं सोच रहा था मसूरी पहुंच जाएं किसी तरह, वहां जाकर गाड़ी रोकूंगा। लेकिन उनके खराटे मुझे परेशान किए जा रहे। थोड़ा सा ही समय बीता था, कुछ 4 से 5 घंटे मैंने ड्राइव की और रास्ते में रुकने की ठान ली। सुबह का वक्त हो गया था, आंखों में नींद चढ़ चुकी थी, लेकिन वहां रास्ते के एक होटल में हम रुक चुके थे। दिन के वक्त फिर से हम सोए, वहीं पर समय बिताया। मेरे दोस्तों ने भी थोड़ी सी बियर पी और थोड़ी मुझे भी पिला दी, जबकि मैं बियर पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। लेकिन मेरे दोस्त कभी कभी मुझे पिला ही देते हैं, पीता मैं थोड़ी ही हूँ। उसके बाद फिर से शाम के वक्त हम गाड़ी से निकले थे और मैंने सोचा हुआ था आधी रात तक हम मसूरी पहुँच जाएंगे। लेकिन मैंने जो गेस्ट हाउस बुक करवाया हुआ वो मसूरी में नहीं था, मसूरी से भी आगे एक गेस्ट हाउस बिल्कुल पहाड़ों के बीच बना हुआ। जैसे ही मुझे उसकी तस्वीरें आंखों के सामने दिखी थी ना, तभी मुझे वो गेस्ट हाउस पसंद आ गया था। मुझे अकेलापन पसंद है, भीड़ बिल्कुल नहीं पसंद। मेरे दोस्तों को भले ही भीड़ पसंद है, लेकिन मैं उन्हें गाड़ी में उसी जगह लेकर जाता हूँ जहाँ जाना मुझे पसंद होता है। मेरे पास गाड़ी भी क्रेटा है, लेकिन मेरे ये भैंसे जैसे दोस्त इस गाड़ी में भी ऐसे फंसते हैं जैसे कि किसी जानवर को फंसाया गया हो। जिम मारने से हमारा शरीर तगड़ा जरूर हो गया है, लेकिन बड़ा शरीर गाड़ी में फंसाना काफ़ी मुश्किल होता है। ऊपर से 6 फुट से 6.5 फुट तक के हमारे कद हैं। कोई भी देखकर घबरा जाता है जब हम चारों इकट्ठे चलते हैं। लेकिन आपस में हम झगड़ते नहीं, बड़े प्यार से रहते हैं। झगड़ा मोल लेना हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन जब सामने कोई लड़ने को तैयार हो तो छोड़ते हम भी नहीं हैं। मसूरी तक काफ़ी आसानी से पहुंच गए।
मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई थी, लेकिन उसके बाद रास्ता बहुत ज़्यादा छोटा। बीच बीच में मुझे ऐसा लग रहा जैसे आंखें अपने आप बंद हो रही हूं। वो रास्ता धीरे धीरे इतना छोटा हो गया जैसे जैसे उस ठंडे ठंडे पहाड़ों में हम चढ़ते जा रहे। मेरे दोस्त पूछने लगे थे, गेस्ट हाउस कहाँ बुक करवाया है भाई? ऐसा तो नहीं भगवान के पास ही बुक करवाया है, कहाँ ले जा रहा है? मैंने उन्हें कहा, भाई लोकेशन तो लगाई है ना, गेस्ट हाउस बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर है, मसूरी से काफ़ी आगे होगा, मुझे पता नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, जितना भीड़ से हम दूर जाएंगे उतना अच्छा रहेगा। लेकिन मेरे दोस्तों का सवाल था, भाई गेस्ट हाउस के आसपास खाने के लिए कुछ मिल तो जाएगा ना? ऐसा ना हो जैसा तूने पहली बार ऋषिकेश के पास किया था, वहाँ भी तूने एक गेस्ट हाउस बुक करवा लिया था, ना खाने का इंतज़ाम ना पीने का इंतज़ाम, वहाँ से शहर था भी काफ़ी दूर, यहाँ तो ऐसा नहीं होगा ना? मैं अपने दोस्तों को क्या बताता? मैं यही सोच कर आया था कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा। जैसा कि इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि वहाँ रहता कोई नहीं है, जाकर सफाई खुद करनी होगी, और बहुत कम में वो गेस्ट हाउस बुक हुआ था। पूरा का पूरा बड़ा गेस्ट हाउस हमारा था। वहाँ गाड़ी पहुँच पाती उससे पहले घुमाव बहुत ज़्यादा आने लगे, और एक घुमाव पर जैसे ही मैं घूमा, आगे खड़ा एक आदमी मुझे नज़र आया। उसने चमकीले कपड़े पहने थे। यकीनन ये कपड़े इसलिए पहने थे ताकि गाड़ी की रोशनी उस पर पड़े तो कोई भी उसे पहचान जाए और गाड़ी को रोके, जैसा कि वो करना चाहता था। लेकिन वो कोई पुलिस का आदमी नहीं लग रहा, शायद कोई सिक्योरिटी गार्ड लग रहा था। उसने हाथ देकर गाड़ी को रोका। मैंने भी गाड़ी रोक ली। फिर मेरे करीब आकर कहने लगा, भाई कहाँ जा रहे हो? इधर किधर? मैंने कहा, आगे, हम वो गेस्ट हाउस में जाना चाहते हैं, बुक करवाया है। उसने कहा, कौन सा गेस्ट हाउस भाई? किस तरफ जा रहे हो? आगे तो मौत ही है और तो कुछ नहीं है। पीछे से गुड्डू थोड़ा गर्म हो गया और उस आदमी को कहने लगा, ओ भाई, क्या मौत वौत की बात कर रहा है? तू जानता नहीं है हमें? साफ साफ बात कर और सीधे सीधे बात कर, देख घुमा कर बात मत कर। कहना क्या चाहता है? आगे क्या है ऐसा? उसने कहा, आगे जो है तुम समझ नहीं पाओगे, लेकिन वो तुम्हें मौत के बेहद करीब ले जाएगा, इसीलिए यहीं से मुड़ जाओ, यहीं से वापस चले जाओ, जहां से आए हो वहीं चले जाओ। इसे एक चेतावनी समझो। बस चेतावनी शब्द का इस्तेमाल उसे नहीं करना चाहिए था। हम चारों का दिमाग घूम गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें धमका रहा हो, और किसी की धमकी हम अपने सर पर बिल्कुल चढ़ने नहीं देते। गुस्सा आने लगता है। जवाब दिया मैंने, भाई साफ साफ बोल, देख धमकाने की कोशिश तो मत कर। अगर आगे कोई रोक रहा है फिर तो हम पक्का जाएंगे, और अगर तू चाहता है हम वहां पर ना जाए फिर तो पक्का जाएंगे। गाड़ी से एक तरफ हो जा, फिर मत कहना टायर के नीचे आ गया। उसने कहा, मैं टायर के नीचे आ जाऊंगा तो और ज़्यादा मुसीबत आ जाएगी। तुम्हें नहीं पता है तुम किस जगह पर आए हो। आगे बढ़ते जाना, पीछे मुड़कर मत देखना, अब सीधे आगे बढ़ते ही जाओ। उसने ये कहकर हमें एक तरफ से चेतावनी ही दी थी। बस इसी चीज़ की चिढ़ थी हमें। मैं गाड़ी चलाने लगा। तभी गुड्डू बोला, दिमाग खराब करके रखा है, पीछे मुड़कर मत देखना। अबे हम पीछे मुड़े या आगे मुड़े, किसी की हिम्मत है हमें हाथ लगा दे? लेकिन अचानक गुड्डू की चीख इतनी भयानक चीख थी ना, ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कुछ हो गया हो। मैंने पूछा, गुड्डू क्या हुआ? अबे चीखा क्यों? उसने कहा, आगे गाड़ी चला, पीछे मुड़कर मत देखना। गुड्डू की जबान से ये शब्द इतनी आसानी से नहीं निकलते। कई लोगों के साथ अकेला लड़ लेता है। सर पर कई बार चोट खा चुका है, कई बार उसके शरीर पर घाव हो चुके हैं, लेकिन ऐसे डर कर वो कभी नहीं बोला। यकीनन कोई ऐसी चीज देखी है उसने जिससे वो डर गया। बाकी हम तीनों की हिम्मत नहीं हुई पीछे देखने की। थोड़ा आगे निकलकर जब मैंने पूछा, भाई क्या हुआ था? तूने तो बहुत ज्यादा डरा कर रख दिया। तेरी बात मानी, गाड़ी चलाई, अब बता पीछे क्या देखा था तूने? उसने कहा, भाई वो जो आदमी था जो हमें बता रहा था कि आगे मत जाना, पीछे मुड़कर मत देखना, वो एक औरत बन गया। काले कपड़ों वाली वो औरत। उसकी टांगे नहीं थी, हवा में उड़ रहा था, और उसका भयानक चेहरा भाई बिल्कुल कांच के पास था। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, भाई वो उड़ता हुआ आ रहा था हमारे साथ साथ। मेरी तो हवा निकल गई। पता है ना तुम्हें भाई, किसी से भी लड़ लूंगा, लेकिन ये भूत प्रेतों से मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है।
उसकी यह बात सुनने के बाद कुछ समय गाड़ी में पूरी तरह से शांति रही। फिर हम तीनों खिलखिलाकर हंसने लगे। अबे डरा गया, अबे शर्म नहीं आती, इतना गैंडे जैसा बना हुआ है, 4 लोगों को अकेले पटक देता है, और यहाँ भाई पीछे से किसी ने डरा दिया तू डर गया। अबे तेरा दिमाग खराब है, अब चुप करके बैठा रहे, मुझे गाड़ी चलाने दे, आगे रास्ता बहुत घुमाव वाला है। मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी भाई, तेरे साथ कुछ हो तो नहीं गया, किसी ने पीछे से गोली वोली तो नहीं मार दी, मुझे तो ये डर था। तू ये भूतों वाली बात बताकर मेरा दिमाग खराब कर रहा है, चुप करके बैठ जा। बाकी दोस्तों ने भी ये कहा। उसके बाद मैं गाड़ी चलाने लगा। आगे एक गेट नजर आया, बिल्कुल सड़क के बीच में, यानी ये रास्ता सीधा गेस्ट हाउस तक हमें पहुंच जा चुका था। वो लोहे का गेट जिसे खोला गया था, शायद हमारे लिए ही रास्ता साफ किया गया था। आगे भी घास की कटाई की जा चुकी थी और 2 मंजिला वो गेस्ट हाउस बिल्कुल सामने नजर आ रहा, जिसमें चल रही लाइट। जैसा कि मुझे फोन पर उस लड़के ने बताया था कि सर आप गेस्ट हाउस पहुंच जाना, गेस्ट हाउस की सफाई कर दी जाएगी, वहां पर खाने की कुछ चीजें जो कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगी जैसे कि पानी, वो दे दिया जाएगा। पानी की कोई परेशानी नहीं है नहाने के लिए, बाकी खाने का इंतजाम आपको खुद करना होगा। मैंने गेट से आगे गाड़ी बढ़ाई, उसके बाद एक तरफ गाड़ी लगा दी उसी पार्क के बीच में। जगह तो बहुत थी पार्किंग करने के लिए। चलकर हम गेस्ट हाउस के अंदर गए। साफ सुथरा वो गेस्ट हाउस, जिसे देखकर तसल्ली हुई। आगे पड़ी थी बियर की 2 बोतलें और पानी की कई बोतलें। यहाँ पर रहना अब बहुत ही आनंदमय होगा, ये मैंने सोचा हुआ। लेकिन गुड्डू का चेहरा उतरा हुआ था, घबराया हुआ, और जब वो इस तरह से घबराता है उसके बाद बेचैनी उसकी बढ़ती ही रहती है, कम नहीं होती, और हमें वो बेचैनी कम करनी थी। बोतल उसके हाथ में पकड़ाई मैंने बियर वाली। मैंने कहा अबे बियर पी, लेट जा यहाँ पर, एक तो अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया है, अब तो परेशान करने लगा है, चुप करके बैठा रहे। उसके बाद हम सब ने बियर पी और वहीं पर हम उन बेड पर पसर गए जो बाहर की तरफ लगे हुए थे। उसके बाद ये वक्त रात के 3 या 4 बजे का होगा। बाहर से कुत्ते के रोने की आवाज़ आने लगी। ये रोने की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही थी। मैं तो बियर कम पीता हूँ ना, मुझे तो चढ़ी नहीं थी। मेरे दोस्तों ने एक बोतल बियर की पी ली थी, उसके बाद शराब की बोतल भी ख़त्म कर दी थी तीनों ने। वो तो सोए हुए, उन्हें तो सुध बुध नहीं थी, लेकिन ये आवाज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही। उन्हें बिना उठाए मैं बाहर देखने के लिए गया कि ये जो गेस्ट हाउस है ये आगे गेट से बंद हो जाता है, फिर अंदर कोई नहीं आता, चारों तरफ 4 दीवारी की गई है, तो कुत्ते के रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? ये पहाड़ हैं, यहाँ इस तरह आसानी से कुत्ते नहीं मिलते। फिर भी वो आवाज़ परेशान करे जा रही, तो मुझे लगा बाहर चलकर देखना चाहिए। जैसे ही मैं बाहर निकला, मैंने देखा बिल्कुल दरवाजे के पास एक कुत्ता रो रहा था, ज़मीन पर बैठा हुआ, आसमान की तरफ मुंह करके रोई जा रहा। मुझे लगा शायद इस गेस्ट हाउस के मालिक ने इस कुत्ते को रखा होगा। खुद तो वो इस गेस्ट हाउस को खाली करके चला गया सफाई करवा के। शायद वो इस कुत्ते को लेकर नहीं गया। इसे कुछ खाने की चीज़ डाल देता हूँ। वैसे भी कुत्ते मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं। भूखा कुत्ता मुझसे देखा नहीं जाता, जिस तरह से लोगों को इंसान देखे नहीं जाते। मुझे इंसानों से ज़्यादा जानवरों पर भरोसा होता है। अंदर गया मैं। मेरे पैकेट में कुछ रोटियां पड़ी हुई जो माँ ने पैक कर दी थी। माँ को हर बार पता है मैं बाहर से ही खाना खाता हूँ, लेकिन माँ फिर भी मुझे रोटी पैक करके ज़रूर देती है जब भी मैं बाहर जाता हूँ। वो रोटियां मैं लेकर आया, काफ़ी ज़्यादा थीं। जैसे ही मैं बाहर वो रोटियां डालने वाला था, वो कुत्ता मुझे आगे की तरफ चलता हुआ नजर आया। अजीब सा कुत्ता था। उसकी एक टांग से काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा, लंगड़ाता लंगड़ाता आगे की तरफ बढ़ रहा। मैं उसे रोटी खिलाना चाहता था, बार बार उसे पुचकार रहा, लेकिन वो पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था। वो तो आगे बढ़े जा रहा, लंगड़ाता लंगड़ाता। मैं उसे रोकना चाहता था, खाना खिलाना चाहता था। चोटिल जानवर मुझसे देखा नहीं जाता। उसका दर्द, मुझे अपना दर्द महसूस हो रहा था। चलते चलते मैं उसका पीछा करने लगा। अचानक मुझे किसी ने पीछे से पकड़ा। घबरा सा गया था मैं, क्योंकि मैं बिल्कुल गेट के करीब ही था। पीछे मुड़कर देखा तो गुड्डू मेरे पीछे खड़ा। कहने लगा, भाई कहाँ जा रहा है, किस तरफ बढ़े जा रहा है? मैंने कहा,
भाई वो कुत्ता है, उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है, रो रहा था तो मैं उसका पीछा करने लगा। अभी आगे अंधेरे में पता नहीं कहाँ चला गया। मैं उसे पुचकार कर ये रोटियां देना चाहता हूँ, गेट से बाहर की तरफ चला गया। तब गुड्डू ने कहा, ये तो अच्छा काम है, चल मैं भी तेरे पीछे चलता हूँ, अकेले तू डर जाएगा। मैंने कहा, अबे अकेले नहीं डरने वाला, तू बेवजह, तू डरपोक है, मैं डरपोक नहीं, चल चल साथ चल मेरे। उसे भी अपने साथ लेकर गेट को खोलकर मैं बाहर बढ़ने लगा, क्योंकि वो कुत्ता गेट की उन सलाखों के बीच से निकल चुका था, बाहर जा चुका था। मुझे देखकर भाग नहीं रहा था, लंगड़ाता लंगड़ाता ही चल रहा। शायद उसे सुनाई नहीं दे रहा था कि मैं पुचकार कर उसे खाने के लिए कुछ देने वाला हूं। मुझे लगा उसके पीछे चलना चाहिए। मैं उसके पीछे चलता गया। तभी मुझे आगे वो कुत्ता नीचे की तरफ घिसटता हुआ नजर आया। तब गुड्डू ने कहा, चल भाई नीचे, क्या हुआ, रुक क्यों गया? मैंने उसे कहा, भाई देख, यहीं से गाड़ी चला कर आया हूं मैं, रास्ता मुझे पूरी तरह से याद हो गया है। इस तरफ वाला इलाका पूरी तरह से खाई है भाई, गहरे गहरे खड्डे हैं, ये कुत्ता कहाँ उतर रहा है? यहाँ तो मुझे कोई पगडंडी नजर नहीं आ रही, ये तो काफी गहरा इलाका है ना। टॉर्च उस तरफ मार रहा था मैं, लेकिन गुड्डू कह रहा, भाई कुत्ता निकला है, हम भी निकल जाएंगे, चल चल तू पैर तो रख। मैंने कहा, नहीं, पैर मैं नहीं रखने वाला, देख इस तरफ मैं नहीं जाने वाला। फिर गुड्डू ने कहा, ऐसा करते हैं, मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, तू मेरे पीछे पीछे आना, ठीक है? मैंने कहा, अबे पागल है, कुत्ते को खाना खिलाना है, अब कुत्ता नहीं खाना चाहता तो ना सही, भाई ऐसी जगह पर मैं तो नहीं जाने वाला। गुड्डू आगे बढ़ने लगा, मैं उसे पकड़ना चाहता था लेकिन मुझसे दूरी बनाकर चल रहा। जल्दी से वहां से वो नीचे उतरने लगा। पगडंडी घुमावदार लग रही, लेकिन मुझे ऐसा साफ लग रहा था नीचे खाई है। आवाजें लगाता रहा, गुड्डू ने मेरी एक आवाज ना सुनी। उसके बाद मैं क्या करता, उसके पीछे जाता या वहीं रुककर इंतजार करता? गुड्डू ने मेरी नहीं सुनी और मुझे डर लगने लगा। नीचे से करहाने की उसकी आवाजें। मैं जाकर उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन मेरे दिमाग में पता नहीं कहां से एक ख्याल आया। करीब ही हूं गेट के, ऐसा करता हूं दोस्तों को बुलाकर लेकर आता हूं, हो सकता है मुसीबत बड़ी हो। ये तो पागल उतर गया, नीचे खाई हो सकती है। कराहने की आवाज ऐसे आ रही है जैसे उसे बहुत ज्यादा चोट लगी है। भागा मैं पीछे की ओर। जैसे ही गेट से अंदर गया, चीखें मारने लगा। मैं अपने दोस्तों को बुलाना चाहता था। पंकज, पंकज कहाँ है भाई? देसराज, देसराज। मेरी आवाज का कोई जवाब नहीं दे रहा था। जैसे ही भागकर मैं अंदर गया, मैंने जैसे ही बेड पर देखा, मेरे तीनों दोस्त वहीं पर थे। गुड्डू भी वहीं पर था, लेटा हुआ। मैं उसके बिल्कुल करीब गया, देखने लगा, भाई तू यहां पहले कैसे आ गया? सोया हुआ था, उसने कोई जवाब नहीं दिया। काफी ज्यादा हिलाया मैंने, आंखें मलता हुआ उठा और कहने लगा, क्या हुआ, मुझे क्यों परेशान कर रहा है बे? पानी पीना है तो पीकर आना। मैंने कहा, तू तो मेरे पीछे था ना, तू नीचे खाई में गिरा और चिल्लाने लगा, तू यहां कब आ गया? उसने कहा, भाई तू पागल हो गया है, सोने दे यार, क्या बात कर रहा है? मैंने उसे पूरी बात बताई। देख, बाहर एक कुत्ता रो रहा था, उसे रोटियां खिलाने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो रुक नहीं रहा था, चोटिल था। फिर आगे पगडंडी से वो नीचे उतरा। मैं तो कह रहा था तुझे कि वहां मत जा। अबे तू तो वहां नीचे गिर गया था ना, तो यहां कैसे आ गया? भागते हुए तुझे आगे निकलते देखा तो नहीं मैंने। उसने कहा, भाई मैं उठकर यहां से नहीं गया, सच बोल रहा हूं। इतनी हम बातें कर रहे थे तो पंकज और देसराज भी उठ चुके थे। वो भी मेरे चेहरे की तरफ देख रहे। मेरा चेहरा इस तरह से उतरा हुआ देख वो सवाल करने लगे और मैंने पूरी कहानी उन्हें भी बताई। तीनों के तीनों भौंचक्के थे, क्योंकि मैं ऐसा मजाक तो कभी नहीं करता था। मुझे इतना मजाक करना कभी आता ही नहीं था कि ऐसे में उन्हें डराने की कोशिश करूं, वो भी रात में। इसीलिए वो भी थोड़ा घबरा गए। उसके बाद पंकज ने दरवाजा लगाया और कहा, भाई यहां से बाहर मत निकल, देख कुछ गड़बड़ हो सकती है। लेकिन इस तरह उनके सामने खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहा था मैं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे ठगा हो। फिर मुझे गुस्सा चढ़ने लगा, खुद पर भी अपने दोस्तों पर भी। मैंने उन्हें कहा, भाई दरवाज़ा क्यों बंद कर रहा है? दरवाज़ा तूने ऐसे बंद किया है जैसे हम किसी चीज़ से डर गए हैं। तुझे पता है ना हम किसी से नहीं डरते, एक दूसरे को बचाने का वादा किया है। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज़ से हम छिप रहे हैं। मुझे नहीं पता वो क्या चीज़ थी। और गुड्डू,
तूने रास्ते में भी देखा था ना कोई पीछे? वो आदमी नहीं था, औरत थी। मुझे शक है यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और इस बार गड़बड़ चाहे जैसी भी हो, हम डरने वाले नहीं। हम बिल्कुल नहीं डरेंगे। गुड्डू बहुत ज़्यादा घबरा गया। कहानी सुनने के बाद उसका चेहरा उतर गया था और वो चाहता था कि हम यहीं बैठे रहें। लेकिन मैंने अपने दोस्तों को कहा, भाई कोई ऐसी चीज़ है जो हमें चुनौती दे रही है, यहाँ ना रहने के लिए कह रही है। और तुझे पता है ना, जब कोई चीज़ ना करने को कहे ना, उस चीज़ को करने में ही असली किक मिलती है। यहाँ हम बाहर घूम कर आए। गुड्डू ने कहा, भाई बात ये भी नहीं है, अगर तो नींद पूरी हो फिर तो कुछ भी करवा ले। भूत प्रेत का चक्कर है, मैं ठीक ठाक कर सकता हूँ, कुछ भी डर लगता है लेकिन संभाल सकता हूँ। लेकिन भाई नींद को नहीं संभाल सकता। नींद आ गई तो खाई की बात कर रहा है भाई, उस खाई में सच में गिर गए तो देख, एक रात गुजारते हैं, उसके बाद कल सोचते हैं क्या करना है। अगर कोई भगाना चाहता है तो भाई कैसे भगा पाएगा अगर हम घर से बाहर ही नहीं जाएंगे। उसकी बात सही थी। रात हमने वहीं पर बिताई। बाहर से कुत्ते के रोने की आवाज़ आती रही, लेकिन वो आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुन रही थी। ऐसा महसूस हो रहा जैसे मैं वो आवाज़ सुन पा रहा, मेरे दोस्त नहीं। शायद ये भी कारण था कि वो बार बार सोने लगते, खराटे मारने लगते। उनका ध्यान इस चीज़ पर था ही नहीं, लेकिन मैंने महसूस किया था तो बार बार ध्यान उसी तरफ जा रहा था। सुबह का वक्त था। हम सब दोस्त तैयार हो चुके थे। हमें वापस मसूरी शहर जाना था, या पास में कोई और जगह जहां खाने पीने की चीज़ें मिल जाएं। गाड़ी चलानी मैंने शुरू कर दी। अपने उस गेस्ट हाउस से थोड़ा ही दूर निकले थे, तभी हमें सड़क के एक किनारे एक आदमी लेटा हुआ नजर आया। उसके शरीर पर बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई। जब हम उसके करीब से निकल रहे तब शरीर पर लगा हुआ खून भी नजर आया। तभी सब दोस्त कहने लगे थे कि लगता है कोई हादसा हुआ है, कहीं से गिरा लगता है, देखना चाहिए भाई। मरा हुआ तो पुलिस को कॉल कर देंगे, जिंदा हुआ तो मदद कर देंगे। देखो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। लेकिन गुड्डू कह रहा था, भाई रात को जो हुआ ना, जो ये बता रहा है, अगर सच में वो बात वैसे हुई थी तो डरने की बात है, हमें गाड़ी से बाहर नहीं निकलना चाहिए। गुड्डू की ये बात और हम तीनों गुड्डू की तरफ देखने लगे थे। इतना डरपोक वो कब से हो गया? इसीलिए मैंने वहीं पर गाड़ी रोकी और सब दोस्तों ने यही कहा, गुड्डू देख, अब वहां जाकर तू देख कर आएगा। झाड़ियां काफ़ी ज़्यादा हैं, गाड़ी आगे निकल चुकी है, वहां देख कर आ, वो जिंदा है या नहीं। ये काम तुझे करना होगा, इसे एक डेयर समझ। गुड्डू की हालत पहले से पतली थी, लेकिन दिन की रोशनी में अपने आप डर कम लगने लगता है। गाड़ी से उतरा, जिद में गया और कहने लगा, देख कर आता हूँ। तुम तो बहुत डरपोक हो, ऐसी चीज़ें तुम नहीं करने वाले। मैं तो वैसे कह रहा था कि हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब ऐसे नहीं हो सकता कि कोई मरा पड़ा हो, बाकी मैं देख कर आता हूँ। जैसे ही गुड्डू पीछे की तरफ गया, झाड़ियों के बीच चला गया। शायद देख रहा होगा, लेकिन चीखता चीखता गाड़ी के अंदर आकर बैठा और कहने लगा, गाड़ी भगा, गाड़ी भगा, गाड़ी भगा। मैंने कहा, क्या हुआ गुड्डू, पहले बता हुआ क्या? कहने लगा, पीछे पीछे कुछ है भाई, वो रूप बदलता है। यह बात सुनकर हम चारों के चेहरे उतर चुके थे। उसके बाद मैं वहां से गाड़ी भगा तो सकता था, लेकिन एक बार किसी चीज़ से आप इतना ज़्यादा डर जाएं, उसके बाद पूरी ज़िंदगी वो चीज़ आपका पीछा करती है, वो खौफ आपका पीछा करता है। इसीलिए मैंने अपने दोस्तों को कहा, हमें वहां जाकर देखना होगा किस चीज़ से डरा है ये। गाड़ी से हम चारों बाहर निकल आए थे। गुड्डू उस तरफ जाना नहीं चाहता था, उसका चेहरा उतरा हुआ। उसने पूरी तरह से बात तक नहीं बताई, बस ये कहा, वो चीज़ रूप बदलती है। हम तीनों इकट्ठे थे, गुड्डू वहीं पर रुका हुआ। तीनों जैसे ही झाड़ियों के पास पहुंचे, वहां ना तो कोई लाश थी, ना कोई जिंदा इंसान, बस पेड़ पौधे थे और खून के धब्बे भी कहीं पर नहीं थे। शायद जो यहाँ पर लेटा हुआ यहाँ से भाग गया, लेकिन आगे भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। आगे तो थोड़ी खाई ही थी, ज़्यादा गहरी नहीं थी, लेकिन वहाँ से भागना मुश्किल ज़रूर होता, और अगर कोई भागता तो आवाज़ तो ज़रूर करता ना। वहाँ से कोई नहीं भागा था, इसीलिए हम वापस आ गए। गुड्डू हैरान परेशान हमें कहे जा रहा, था ना रूप बदलता था ना। हमने उसे कुछ नहीं कहा, जैसा कि मैंने अपने दोस्तों को कहा था।
भाई ये इतनी आसानी से तो डरता नहीं। इस जगह पर आने के बाद इसकी हालत कैसी हो गई है, जैसे ये बहुत ज़्यादा डरपोक हो। ऐसा करते हैं, शहर की तरफ बढ़ते हैं, रास्ते में बात करेंगे। और अभी कोई मत पूछना, चुपचाप बैठ जाना, कह देना हाँ हाँ वो रूप बदलता है, चलो चलो। हम सब ने वैसा ही किया। उसे थोड़ी तसल्ली दी कि हम भी डरे हुए हैं। थोड़ा आगे निकले, फिर मैंने गुड्डू से पूछा, गुड्डू पूरी बात बता, वहाँ हुआ क्या था? देख, तू झाड़ियों में गया और डर कर भागा भागा इस तरफ आया। दिन की रोशनी में तूने ऐसी क्या चीज़ देख ली जिससे इतना ज़्यादा डर गया तू? हमने भी देखा, लेकिन तू पहले बता, तूने क्या देखा? गुड्डू कहने लगा, भाई जब मैं उस तरफ गया था ना, जिद में गया था कि वो जो भी होगा मैं तो पैर मारूंगा, हाथ नहीं लगाऊंगा, पता लग जाएगा वो जिंदा है या नहीं। मुझे ये भी डर था कहीं हाथ में कोई चाकू लिए लेटा ना हो लूटने के लिए, इसीलिए थोड़ा दूर से ही पैर लगाने की कोशिश की थी। लेटा हुआ था वो आदमी, लेकिन जैसे ही मैंने उसे पैर लगाया, वो चीज़ पैर को छूते ही बिल्कुल मेरे जैसे लगने लगी थी, जैसे बिल्कुल मैं ही हूं। कोई मेरा रूप इख्तियार कर चुका था, लेटा हुआ मेरी तरफ हंसने लगा। और फिर जब मैं 2 कदम पीछे हटा गया, उसने रजत भाई तेरा चेहरा बना लिया था मेरी आंखों के सामने। एक ही इंसान रूप बदल सकता था। मैं तो डर कर भागा, वो रूप बदल सकता है, तूने भी बताया ना, बिल्कुल मेरे जैसा तेरे साथ चला था। यानी यहाँ पर कुछ है भाई, यहाँ पर कुछ है, कोई ना कोई रूप बनाता है, हम सबका रूप भी बना सकता है, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। मैं गाड़ी चलाने लगा। अपने दोस्तों को भी कहा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, इसे थोड़ा शांत होने दो। जैसे ही हम शहर में पहुंच चुके थे, वहाँ के एक ढाबे में हम रुककर खाना खा रहे। और खाना खाने के बाद हमारा दिमाग ज़्यादा चलता है। कसरत करने से शरीर बड़ा हो चुका है और बड़ा शरीर बड़े खाने की मांग करता है। कुछ समय से ज़्यादा कुछ खाया नहीं था, तो काफ़ी ज़्यादा खाने के बाद तब तसल्ली हुई जब नाक तक वो रोटियां चली गई। फिर मैं कहने लगा, भाई कोई तो है वहाँ पर, इतना भी पता लग गया है कि वो इंसान नहीं है, वो चीज़ रूप इख्तियार कर सकती है। गुड्डू जैसा बनकर मुझे बेवकूफ़ बनाया, बाकी रूप बनाकर गुड्डू को परेशान किया। और पहले भी वो आदमी नज़र आया था जो चेतावनी दे रहा था, पीछे से औरत डरावनी नज़र आई। यानी यहाँ पर कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से बाहर है। बताओ दोस्तों, हमें डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? देसराज कहने लगा, भाई ये तो सुनने में काफ़ी मज़ेदार लगता है। अगर किसी को हम ये बताएंगे कि भाई रूप बदलने वाली कोई चीज़ नज़र आई थी, इंसानी हो सकता है, भूत हो सकता है, लेकिन हम डर कर भाग आए, ये सुनने में कितना अजीब लगेगा। मुझे लगता है अगर हम उसका मुकाबला करेंगे तो ज़िंदगी में एक कारनामा हो जाएगा ये हमारे लिए। वैसे भी अगर कोई हमसे लफड़ा करता है, पटकते बहुत हैं, ये चाहे इंसान है या भूत, पटकेंगे बहुत। अगर उसे कुछ करना होता, वो ताकतवर होता, तो हमारे साथ पहले कर जाता। पहले जानने की कोशिश तो करते हैं। तू फ़ोन लगा, एक तो गेस्ट हाउस में फ़ोन नहीं चलता, तू फ़ोन लगा वहाँ के मालिक को, पूछ क्या चीज़ है, हमें वहाँ ऐसा महसूस हो रहा है, बताएगा फिर वो। मैंने गेस्ट हाउस के मालिक को फ़ोन लगाया, क्योंकि मेरी भी ईगो थी। सीधे सीधे तो कह नहीं सकता था ना कोई हमें परेशान कर रहा है। मैंने तो कहा था कि हमें कोई परेशान नहीं कर सकता, आप खुद परेशान मत होइए। फिर उसने बताया कि आपके साथ जो हो रहा है ना, ये पक्का वहाँ का कोई छलावा कर रहा होगा। उस जगह के आसपास कई छलावे देखे जाते हैं जो रूप बदल सकते हैं। वो रूप बदलते हैं और लोगों को परेशान करते हैं, इसीलिए ज़्यादा समय उस गेस्ट हाउस में कोई रुक नहीं पाता। 1 आध दिन तक तो कुछ नहीं होता, लेकिन हो सकता है आपको परेशान करे। आप उस गेस्ट हाउस को छोड़ दीजिए। मैंने उसको कहा, तो भाई ऐसा कर, पूरी की पूरी अमाउंट ट्रांसफ़र कर। यह बात तूने पहले नहीं बताई थी। उसने मना कर दिया कुछ भी रिटर्न करने के लिए। उसने कहा इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, रहने को आप पूरा हफ्ता रह सकते हैं। मैंने तो बस ये बताया है कि वहाँ पर खतरा क्या है, मैं रिफ़ंड नहीं कर सकता। यह बात सुनने के बाद मैं काफ़ी चिढ़ गया। फिर मैं उसे कहने लगा, भाई देख, एक छलावा हो, 1000 छलावे हों, चाहे जितने भी हों, भूत हों प्रेत हों, डरने वाले हम नहीं। अब पूरा हफ्ता वहीं पर रहेंगे, और याद रख, वहाँ कुछ टूट फूट गया तो देखने के लिए आ जाना, फिर मत कहना कि तुझे भी तोड़ दिया। उसने फ़ोन काट दिया, लेकिन इजाज़त थी, हमारे पास पेपर थे, हम पूरा 7 दिन वहाँ पर बिता सकते थे। चुनौती मिल चुकी थी और चुनौती का मुकाबला करना हमें पहले से आता था।
ये बात मैंने अपने दोस्तों को बताई। बाकी दोस्त तो मान चुके थे, जैसे पंकज और देसराज, लेकिन गुड्डू की हालत थोड़ी पतली हो रही, जिसके बाद हम वहां पर घूमने लगे। घूमने के बाद हर किसी की हालत ठीक हो ही जाती है। हाथ में अगर बियर की बोतल आ जाए फिर उन्हें बिल्कुल डर नहीं लगता। चाहे 50 लोग सामने हो, बियर पी हुई हो, चिकन खाया हुआ हो, उसके बाद वो किसी से नहीं डरते। दोपहर तक तय हो चुका था, वहीं पर रहेंगे और उस छलावे को सबक सिखाएंगे। प्लान भी बना लिया कि वो रूप बदलता है, एक बार सामने आ जाए पकड़ लेंगे, एक बार पकड़ेंगे फिर उसे सबक भी सिखाएंगे। ये ठान लिया हमने। घूमते फिरते रहे, खाते पीते रहे। 8 बज चुके थे तो गाड़ी लेकर वापस आने लगे। अब शहर से दूर निकल आए। गेस्ट हाउस काफ़ी आगे था, लेकिन रास्ते में पंकज की जिद थी, भाई मोमोज तो खाए ही नहीं। भाई चिकन वाले मोमो पैक करवाने थे ना, बड़े अच्छे थे, वहाँ स्टीम वाले मोमो मिल रहे थे। गाड़ी घुमा, वो लेकर आने हैं यार, रात को आधी रात मुझे भूख लग जाती है भाई, चलो लेकर आते हैं। मैंने उसे कहा नहीं भाई देख, यहाँ निकल आए हैं, क्रेटा है भाई, क्रेटा है, पेट्रोल लगता है, समझने की कोशिश कर। उसने कहा नहीं यार भूख लगी है। वो जिद किए जा रहा। खिड़की खोल ली उसने, बाहर की तरफ थूके जा रहा, कहे जा रहा यार कैसी जगह ले आया है, देख तूने हमेशा कहा है ना, जो खाने का मन हो वो खाना चाहिए, जो पीने का मन हो वो पीना चाहिए। मोमो खाने हैं मुझे, देख मोमो खाने हैं। वो ऐसा कह ही रहा था। गेस्ट हाउस से अभी काफ़ी दूर थे। वहाँ पर एक छोटी सी टपरी नजर आई, मोमोज की टपरी। एक तरफ सड़क के पीछे लाइट्स लगाई हुई थी, बड़ा सा बोर्ड लगाया हुआ था, पेड़ के नीचे एक आदमी मोमोज बेच रहा। इसे देखते ही मैंने अपने दोस्त को कहा, देख भाई देख, तेरे मोमोज आ गए। हम गाड़ी में ही थे। देसराज जल्दी से गाड़ी से उतरा और कहने लगा, 4 प्लेट पैक करवा के ले आऊँगा मैं, ठीक है ना? और तो ज़्यादा कुछ लेकर नहीं आना ना, मोमोज ही खाने ना सबको। सबने हामी भरी थी तो देसराज आगे की तरफ बढ़ा, स्टॉल के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। छोटा सा ही स्टॉल था। वो अधेड़ उम्र का आदमी लग रहा, 50 से 55 साल का। काले रंग की उसने टोपी पहनी हुई और काले रंग के चश्मे लगाए हुए। ऐसा लग रहा था जैसे आंखों का ऑपरेशन हुआ हो, जिस कारण रात के वक्त भी उसने काले रंग के चश्मे पहने हुए। लेकिन आसपास बल्ब काफी ज्यादा चल रहे थे, इसी कारण रोशनी तो काफी ज्यादा थी। देसराज वहां पर खड़ा हो गया, उससे बातें करने लगा, जबकि हम भी यहां से मजाक किए जा रहे थे। अबे कोई आकर पकड़ लेगा, अबे छलावा पकड़ लेगा, ये पकड़ लेगा, वो पकड़ लेगा। ऐसे हम बेवजह ही उसे गाड़ी के अंदर से ही परेशान किए जा रहे। लेकिन काफी समय तक देसराज वहीं पर खड़ा रहा। शुरू शुरू में तो बातें कर रहा था, हमारी तरफ देखकर हंस भी रहा था, लेकिन उसके बाद वो वहीं पर खड़ा हुआ। हम उसे आवाजें लगाते रहे और उसके बाद आपस में भी कुछ बातें करने लगे। धीरे धीरे ऐसा लग रहा था जैसे कई बल्ब बंद पड़ रहे हों। पहले तो काफी ज्यादा रोशनी थी, अब काफी कम हो चुकी थी। गाड़ी भी मैंने बंद कर रखी थी, लेकिन काफी अंधेरा सा होने लगा। फिर अचानक सारी लाइट्स बंद हो गई। घुप अंधेरा, ऐसे घुप अंधेरा था जैसे वहां पर कुछ और मौजूद हो ही ना। जल्दी से मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया। हेडलाइट्स चल पड़ी थी तो आगे देसराज अकेला खड़ा नजर आया। कोई स्टॉल वहां पर मौजूद नहीं था, कोई लाइट्स वहां नहीं थी, बस एक पेड़ और उसके सामने देसराज ऐसे खड़ा था जैसे उसे कोई फर्क पड़ता ही ना हो। हमने यहां से आवाजें लगाई, देसराज जल्दी आजा, यहां गड़बड़ लगती है, लेकिन वो हिल ही नहीं रहा। जिसके बाद हम तीनों इकट्ठे गाड़ी से निकले। हमें लगा कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जैसे ही देसराज के पास पहुंचे, देसराज को हिलाया। देसराज की आंखें पूरी तरह से सफेद लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आंखों की वो काली पुतलियां भी सफेद पड़ गई हों। वो एक टक लगाकर उस पेड़ की तरफ देखे जा रहा। जल्दी से हमने उसे खींचा। खींचते हुए हम उसे गाड़ी के पास लाना चाहते थे, लेकिन जैसे वो खींचकर अपने आप पेड़ के करीब जा रहा हो, हमें धक्के देने लगा था। लेकिन हमने उसे खींचकर गाड़ी के अंदर बिठाया। उसकी आंखें अब भी सफेद थीं, लेकिन उन सफेद आंखों को काला करने का काम गुड्डू ने किया था। गुड्डू की चमाट जैसे ही देसराज की गाल पर पड़ी थी, उसे जैसे होश आ गया। अचानक कहने लगा, क्या हुआ? अभी मेरी गाल क्यों दर्द कर रही है? मैं गाड़ी चलाने लगा।
तभी गुड्डू ने कहा, पीछे पीछे मत देखना, कोई पीछे मत देखना, भयानक दृश्य है पीछे, भयानक। गाड़ी चलाते हुए मैं तो पीछे देख नहीं सकता था, लेकिन अपने सभी दोस्तों की चीखें सुनकर समझ गया हमारी गाड़ी का पीछा कोई ऐसी चीज कर रही है जो दिखने में तो बेहद भयानक है। जिसके बाद जैसे ही हम गेस्ट हाउस पहुंचे, मैंने गेट बंद कर लिया। हम अब अपने उस गेस्ट हाउस के अंदर थे। वहां पर हम पूछ रहे देसराज से क्या हुआ था। उसने कहा पता नहीं। वो आदमी बार बार मुस्कुराए जा रहा था और कह रहा था, आप पेड़ की तरफ देखिए, मैं अभी मोमोज लगाता हूं। आप पेड़ की तरफ देखिए, मैं मोमोज लगाता हूं। मैंने कहा, अबे पेड़ की तरफ क्या देखूं मैं, तू अपने मोमो बना। फिर मैं उस पेड़ की तरफ देखने लगा कि बार बार वो क्यों कहे जा रहा है। वहां पर एक लाल बिंदु था। मैं लाल बिंदु की तरफ देखता गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे नींद आ गई हो। हमें यहाँ क्या क्या देखने को मिल रहा है ये हम बयां नहीं कर सकते थे, लेकिन गाड़ी का पीछा जिस चीज ने किया था, वो काले कपड़े में एक औरत थी जिसकी आंखें नहीं थी, जैसे आंखों की जगह काले गड्ढे, और उसकी टांगें नहीं थी हवा में उड़ती हुई आ रही। फिर मैंने अपने दोस्तों को कहा, भाई ये जो भी चीज़ है बेहद अजीब, दिमाग पर कंट्रोल कर सकती है। एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसा उस आदमी ने कहा है, छलावा, यहाँ पर छलावा रहता है और वो छलावा कुछ भी कर सकता है। ऐसे कई छलावे आपके दिमाग पर काबू पा सकते हैं, आपसे कुछ करवा सकते हैं या आपको भ्रमित कर सकते हैं। इसीलिए हमें इकट्ठे रहना होगा। ये एक मुसीबत की तरह है और जिद भी है। 7 दिन हमें इसी गेस्ट हाउस में भी बिताने हैं, वरना हमारी बेइज्जती है। चाहे इंसान हो या भूत हो, किसी से डरेंगे नहीं और इस बार मुकाबला तगड़ा करेंगे। भाई देख, अगर उसे कुछ करना होता तो पहले कर लेता, यानी वो डराता है। ये जो भी चीज़ है रूप बदल कर, इस बार आदमी बना हुआ था, कभी भूतनी बनकर पीछे भागता है, करता कुछ नहीं। अब अगर सामने आया ना, मिलकर पीटेंगे, सब मिलकर पीटेंगे, ठीक है ना। सबने हामी भरी थी। एक बार तो उसे सबक सिखाना ही होगा। रात का वक्त था। बाहर से कुत्ते के रोने की आवाज शुरू हो गई। ये आवाज हम चारों सुन पा रहे थे और मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा। लेकिन हम जब चारों इकट्ठे होते हैं ना, डरते नहीं हैं, मुकाबला ही करते हैं। हम चारों ने ये डिसीजन बनाया, इकट्ठे बाहर जाएंगे, देखेंगे बाहर क्या चीज है। मैंने कुत्ता देखा था और वो कुत्ता एक ऐसी जगह लेकर गया था पहले जहां पर मेरे साथ गुड्डू भी था। शायद वो एक छलावा था, लेकिन ये कुत्ता एक छलावा नहीं हो सकता। हम चारों इकट्ठे बाहर निकले। सामने वही कुत्ता नजर आया। एक टांग पर जख्म था उसके, खून बह रहा था, आगे की तरफ बढ़ रहा। हम चारों भी उसके पीछे पीछे चलने लगे, लेकिन हम उस गेट से आगे निकलने वाले नहीं थे। जैसे ही हम उस गेट के करीब पहुंचे, पुचकारा उसे, बुलाया, लेकिन वो कुत्ता पीछे मुड़कर नहीं देख रहा, बस धीरे धीरे आगे बढ़े जा रहा। जैसे ही गेट की सलाखों से वो बाहर की तरफ निकला, हमने गेट खोला ही नहीं, वहीं खड़े होकर बाहर की तरफ देखने लगे। और उस गेट को पार करने के बाद वो रुक चुका था। हमारे कदमों के साथ ही उसके कदम भी चलते थे। वो आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन हमने गेट खोला ही नहीं, तो वो वहीं पर रुक गया। जिसके बाद उस कुत्ते ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसकी जो आंखें थी ना, वो पूरी तरह से सफेद थी। कुछ ऐसा ही तो देसराज के साथ भी हुआ था। उस कुत्ते की आंखें देखकर हम चारों हैरान थे। ऐसा भी लग रहा था जैसे वो कुत्ता अंधा ही हो, लेकिन पीछे मुड़कर हमारी तरफ देख रहा वो कुत्ता गुर्राने लगा था। थोड़ा थोड़ा गुर्राता गया, जैसे हमसे चिढ़ा हुआ हो। फिर 2 पैरों पर खड़ा हो गया। उस कुत्ते को 2 पैरों पर खड़े हुए देखकर हम चारों के रोंगटे खड़े हो गए थे। ऐसा दृश्य पहली बार नजर आया था और उस कुत्ते को एक इंसान का रूप इख्तियार करते हुए भी देखा, लेकिन पंकज को ऐसा करते हुए मैंने कभी नहीं देखा था। उसने एक तरफ पड़ा हुआ लोहे का जंग खाया, सरिया उठाया, गेट खोला और वो कुत्ता इंसानी रूपा भी बना ही रहा था। वो उसके पीछे पड़ गया। वो कुत्ता आगे भागने लगा, फिर से कुत्ते का ही रूप इख्तियार करके। पंकज उसके पीछे पीछे। हम तीनों उसके पीछे थे। पंकज कह रहा, भाई कुत्ते को नहीं छोड़ना है,
चाहे जो हो जाए भाई, कुत्ते को नहीं छोड़ना है। अगर ये हमें कुछ नुकसान पहुंचाना चाहता तो हमारे सामने पहुंचा सकता था। डर रहा है हम इसे नुकसान पहुंचाएंगे। उठाओ सरिये, उठाओ उठाओ। पंकज आगे भाग रहा, काफी आगे निकल गया। मैंने भी सरिया उठाया, मैं भी आगे निकला। पीछे देसराज और गुड्डू थे जो अभी सरिया उठा रहे। मैं पंकज के पीछे जाना चाहता था, आगे काफी ज्यादा अंधेरा था। पता नहीं लगा पंकज किस तरफ चला गया, लेकिन दूसरी तरफ एक लाइट लगी, वहां कुत्ता गुर्राता हुआ मुझे नजर आया। कुत्ता जिस तरफ पंकज भी उसी तरफ गया होगा, ये सोचकर मैं उस कुत्ते के पीछे भागने लगा। इशारा किया मैंने अपने दोस्तों को, इस तरफ इस तरफ। वो मेरे पीछे ही आ रहे थे, लेकिन वहां वो जंगली इलाके में पेड़ बहुत ज्यादा लगे हुए थे। चांद की रोशनी में हर तरफ साफ नजर आ रहा था, लेकिन मैं अकेला था। कुत्ते का पीछा कर रहा और उस कुत्ते की रफ्तार भी कम होती जब मेरी रफ्तार कम होती। मैं ज्यादा तेज भाग नहीं सकता था, जांघें मेरी काफी मोटी थी। मैं जिम ज्यादा लगाता था, लेकिन भागने में इससे जरूर परेशानी होती है। लेकिन कोई चीज आपके पकड़ में आ जाए फिर जरा भी परेशानी नहीं होती। उसे एक बार पकड़ना चाहता था, चाहे इंसान हो या कुत्ता हो। एक बार मुंह मेरे हाथ में आ गया, खोल कर रख दूंगा उसका। उसे मार देना चाहता था मैं, चिढ़ा हुआ। वैसे भी खून मेरे सर पर सवार हो चुका। सरिया लेकर उस कुत्ते के करीब से मारना चाहता था। वो आगे की तरफ बढ़ निकलता। पीछे जाते जाते पेड़ों में इस तरह वो गायब हो गया कि मुझे लगा ये कैसी जगह है। वो कुत्ता भी गायब हो गया, ना कोई आवाज, पूरी तरह से सन्नाटा। और आसपास आवाजें लगाकर मैंने अपने दोस्तों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन मेरे दोस्त जवाब नहीं दे रहे। फिर मुझे लगा कि मैं उस तरफ आ गया हूं जिस तरफ मेरे दोस्त आए ही नहीं। अब मुझे घबराहट हुई। वो कुत्ता भी नजर नहीं आ रहा, तो मैं वापस चलने लगा। वापस मैं अपने उसी गेस्ट हाउस तक पहुंचना चाहता था, क्योंकि यहां से गेस्ट हाउस नजर तो आ रहा था। वो काफी ऊपर था। मैं इस तरफ पगडंडी के सहारे काफी नीचे आ गया था जंगली इलाके में। जल्दी जल्दी आगे बढ़ता गया। तभी एक पेड़ के पास से मुझे एक आवाज सुनाई दी। कहां जा रहे हो रजत? अभी मत जाओ, रुको, मैं तुम्हारे करीब ही तो हूं। मुझे मारना नहीं चाहोगे? जिस तरफ वो खड़ा था आसपास टिड्डों की आवाज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, और मैंने महसूस किया सच में आसपास जब टिड्डों की आवाज बहुत ज्यादा आने लगती है, छलावा आपके पास ही होता है। पहली बार जब वो आदमी गाड़ी के पास आया था, टिड्डों की आवाज ज्यादा आ रही थी। फिर कुत्ते के साथ भी टिड्डों की आवाज ज्यादा आ रही थी। जब जब ये छलावा नजर आता है, टिड्डे आवाज ज्यादा करने लगते हैं। अब भी वो बेहद करीब था जो मुझे बुला रहा, और टिड्डों की आवाज भी काफी ज्यादा आ रही थी। मैंने उसके सवाल का जवाब भी दिया। तुमने कितनी बार बेवकूफ बना लिया, अब डर क्यों रहे हो? सामने आओ, मुकाबला करो। और उसने जवाब दिया, मैं मुकाबला करने के लिए तुम्हारे सामने नहीं आ रहा हूं। मेरा एक काम है जो हो चुका है, अब तुम जा सकते हो। सभी दोस्त अकेले अकेले हो गए ना? इनमें से किसी दोस्त के साथ अगर कुछ बुरा हो जाए तो तुम क्या करोगे रजत? बचाने की कोशिश नहीं करोगे? बचाना चाहते हो ना, तो भागो, ढूंढो अपने दोस्तों को। ऐसा ना हो कि तुम 4 आए थे और तुम में से सिर्फ एक ही बचे। भागो रजत, भागो, अपने दोस्तों को बचाओ। तुम्हें मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन मेरा काम हो चुका है। उसके ये शब्द बेहद डरावने थे। मैं अपनी जान की परवाह नहीं करता, लेकिन अपने दोस्तों को अपनी गाड़ी में लेकर आया हूं, जिनकी परवाह बहुत ज्यादा करता हूं मैं। भागा मैं गेस्ट हाउस की तरफ, और मेरे आसपास टिड्डों की आवाज आती जा रही। जैसे जहां सांस लेने के लिए मैं रुकता, टिड्डों की आवाज बढ़ने लगती। मुझे साफ पता चल रहा था मेरे आसपास वो मौजूद है। जैसे ही गेस्ट हाउस के मैं पास पहुंचा, गेट के बिल्कुल सामने मुझे मेरे तीनों दोस्त नजर आए, लेकिन उनका बर्ताव बेहद अजीब था। वो तीनों उस गेस्ट हाउस के बिल्कुल आगे लगे हुए वो काले रंग के पेड़ को घूरे जा रहे थे, और उस काले रंग के पेड़ के बिल्कुल बीच में लाल रंग का बिंदु लगा हुआ था। मेरे होश उड़ गए। उस दिन देसराज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसके बाद
मैं अपने दोस्तों को हिलाकर जैसे जगाना चाहता था, वो नींद में थे। एक जगह खड़े, जवाब नहीं दे रहे। कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने, बस वहीं पर खड़े पेड़ को घूरे जा रहे। लेकिन जैसे ही मैंने लाल बिंदु को देखा, समझ गया वो हमारे शरीर पर कंट्रोल कर सकता है। शायद इससे कोई ना कोई रिश्ता है। मैं नहीं देखूंगा पेड़ की तरफ। अपने दोस्तों के आगे आकर खड़ा हो गया मैं, बिल्कुल पेड़ को छिपा लिया अपनी पीठ के पीछे। अपने दोस्तों की आंखें देखी थी मैंने, पूरी तरह से सफ़ेद आंखें, पूरी तरह से सफ़ेद आंखें, जैसे उन पर कोई हावी हो चुका हो। और तब अपने दोस्तों के पीछे मैंने 10 से ज़्यादा लोगों को देखा था। उनके शरीर पर कपड़ा नहीं था, पूरी तरह से काला शरीर, ना शरीर पर कोई बाल था। उनकी चमड़ी बिल्कुल मछली के समान गीली और चमकदार थी। उनकी मुस्कुराहट ये साफ बता रही थी जैसे वो जो करना चाहते थे वो कर चुके हैं। अपने तीनों दोस्तों की कलाई को मैंने पकड़ लिया, कपड़ों को खींचा और तीनों को खींचकर मैं उस गेट के अंदर ले आया। वो खड़े थे, लेकिन मैं धकेलते हुए, जैसे कबड्डी में धक्का लगाते लगाते हम आगे तक ले जाते हैं विरोधी को, मैं अपने साथियों को इस तरह उस गेस्ट हाउस के अंदर ले आया था। फिर वही तरीका मुझे अपनाना पड़ा। मैंने अपने तीनों दोस्तों के एक एक चमाट मारी। मेरा हाथ भारी है। यह थप्पड़ उनके चेहरे पर पड़ते ही जैसे उनकी नींद टूट गई, होश में आ गए। कहने लगे, क्या हुआ, तूने मारा क्यों? मैंने कहा, जो मैंने देखा है ना, मैं नहीं चाहता कि तुम भी देखो। वो एक नहीं है, वो कई हैं, यहाँ भरे पड़े हैं और उनसे निपटना बहुत मुश्किल है। रूप बदल सकते हैं वो, कोई भी। और मुझे डर है तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ हो जाएगा। चलो यहाँ से जाना होगा, अब यहाँ नहीं रुकेंगे। हार मानते हैं। मेरे दोस्त भी डरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने भी कुछ ऐसा भयानक दृश्य देखा था। और हमने आखिरकार ये निर्णय किया, हम यहाँ नहीं रुकने वाले। वो बेहद ताकतवर हैं और अगर हम चारों पर उन्होंने कब्जा कर लिया फिर हम नहीं बचने वाले। जिसके बाद हमने गाड़ी उठाई, सामान गाड़ी में डाला और वहाँ से निकले। वहाँ टिड्डों की आवाज़ हर तरफ से आ रही थी और वो काले प्राणी जिन्हें लोग छलावा कहते हैं, भरमार थी उनकी। 40 से ज़्यादा वहाँ पर नजर आए। हमें जाने का रास्ता साफ तरह से उन्होंने दिया हुआ, रोका नहीं, लेकिन हम वहाँ से निकले। वो बार बार रूप ऐसे बदल रहे थे जैसे कभी मैं बन जाते, कभी वो पंकज की तरह रूप बना लेते, कभी गुड्डू की तरह तो कभी देसराज की तरह। बार बार अपने चित्र हम वो पेड़ों के पास देख पा रहे थे। गाड़ी मैंने बड़ी तेजी से निकाली थी, लेकिन मैं उस बड़े शहर में भी रुकना नहीं चाहता था। वहाँ से भी पूरी रात गाड़ी चलाकर हम पहाड़ों से बाहर ही आ गए। तब मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे हम एक बड़ी मुसीबत से बचकर आए हैं। हो सकता है वो हमारे साथ कुछ बुरा करते, और कहा था ना उसने, जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं कर चुका हूँ। पता नहीं क्या करना चाहता था और क्या कर लिया उसने। शायद मेरे दोस्तों पर वो हावी हो गया था। बस मैं बचा था जो मैंने अपने दोस्तों को बचाया। शायद इसके बाद ऐसा मौका ना मिलता। गाड़ी चलाकर मैंने अपने दोस्तों को वहाँ से निकाल ही लिया। रास्ते में एक होटल में हम रुके, वहाँ पर एक रात गुजारी और उसके बाद सीधे हम अपने घर आ चुके थे। अपने परिवार से मिलकर मुझे शांति महसूस हुई। अपने दोस्तों को भी उनके घर तक पहुंचाकर मुझे अपने कंधों पर जो जिम्मेदारी मिली थी उससे छुटकारा मिल गया। तब मुझे शांति का आभास होता था। लेकिन एक अजीब चीज थी जो मुझे अब भी महसूस होती रहती। हमारे शहर में इस तरह टिड्डों की आवाज नहीं आया करती थी जैसी पहाड़ों में आती थी। लेकिन रात के वक्त जब मेरे चारों दोस्त वहां पर होते, मुझे टिड्डों की आवाज बहुत ज्यादा महसूस होती। मुझे ऐसा लगता जैसे कुछ ना कुछ तो है जो हम वहां से अपने साथ लेकर आए हैं, लेकिन कभी समझ नहीं पाता था। मैं डरता था। वो भयानक रातें जो वहां पर बिताई उनसे डरता था, लेकिन मेरे उस जिम के आसपास वो टिड्डों की आवाज आती ही रहती। माना खाली पड़े प्लॉट, वहां ऐसे कीड़े हो सकते हैं, लेकिन पहले कभी ऐसी आवाजें मैंने
नहीं सुनी थी। और एक रात जब मेरे घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया था, उस रात तो घर के आसपास सबसे ज्यादा टिड्डों की आवाज आ रही थी, बेहद ज्यादा। दरवाजा खटखटाकर किसी ने दरवाजे के नीचे से खत अंदर की तरफ फेंका था। घबराते घबराते मैंने उस खत को उठाया था। वह अजीब सा कागज था, पूरी तरह से पीला फिरा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कचरे से किसी ने उस कागज को उठाया हो। उस कागज को मैंने खोला, उसे खत की तरह इस्तेमाल किया गया था। उसमें कुछ ऐसे शब्द लिखे थे जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। उस पर लिखा था, तुम अपने दोस्त को लेने के लिए वापस नहीं आओगे? तुम तो 4 आए थे ना, वापस तो तुम सिर्फ 3 ही आए हो। अपने चौथे दोस्त को लेने के लिए वापस नहीं आओगे? बस उसके बाद से मैं डरने लगा, कहीं ये सच तो नहीं। उनकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो गई थी। अगर ये सच है तो मेरे जो 3 दोस्त हैं उनमें से एक मेरा असली दोस्त नहीं है, और मेरा असली दोस्त अब भी उन पहाड़ों में है। ये सच तो नहीं, क्योंकि जब भी मेरे दोस्त इकट्ठे होते हैं वो टिड्डों की आवाज बिल्कुल छलावों की तरह महसूस होती है। ये सच तो नहीं? अगर ये सच है तो वो कौन है जो छलावा है और मेरे दोस्त का रूप इख्तियार करके हमारे आस पास ही रहता है? वो कौन है? मैं जानना चाहता हूं, वो कौन है?